हिंदुस्तानियों ने लगभग 250 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी और अमानवीय जुल्मों को सहा है और न जाने कितने ही बच्चे, बूढ़े और युवाओं ने अपनी जान गंवा दी। तब कहीं जाकर हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और आज़ादी के 75 साल बाद हम अमृत महोत्सव मना सके हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे, बल्कि वो जब मीलों दूर सफर करके आए थे तब यहाँ पर मुगलों का राज था। और यदि मुगल न चाहते तो अंग्रेज यहाँ पे नहीं रह सकते थे, क्योंकि भारत में एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी ओर अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए मराठा भी थे। ऐसे हालात में अंग्रेजों को भारत में राज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर करना था। मगर धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना वर्चस्व जमा लिया और मुगल साम्राज्य को ही समाप्त कर दिया। लेकिन इस इतिहास में सवाल ये है कि मुगलों के इतनी शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने समाप्त किस प्रकार से किया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित चौधरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको वही एक अध्याय सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के एक और नए अध्याय की। इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी के अंत तक भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका 1/4 उत्पादन भारत ही देता था। और यही वजह है कि भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाया और पूरी दुनिया का इस सोने की चिड़िया पर नजर टिकी हुई थी। ऐसे में अंग्रेज भला कहाँ पीछे रहते। उस समय दिल्ली पर बादशाह अकबर का साम्राज्य था और ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने दौर के सबसे शक्तिशाली और दौलतमंद बादशाह थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन में एक युद्ध की स्थिति बन गई थी और उस समय की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की अधिकतर अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। अफसोस के आपसी गृह युद्ध के चलते ब्रिटेन वैश्विक स्तर पर केवल 4% का ही उत्पादन कर पा रहा था और इसी दौरान पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटेन को पीछे छोड़ उनके मुकाबले में काफी तरक्की कर रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि ब्रिटेन के नाविक भी जहाजों को लूटकर अपना काम चलाते थे, क्योंकि ब्रिटेन में लूटने लायक कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन उसी दौरान ब्रिटेन के एक नाविक को भारत की अपार संपन्नता के बारे में पता चला और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ये खबर जल्द ही पहुंच गई। और फिर आया 1600 का दौर, जब दो से ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी के सदस्यों ने अपनी राजनीति और कूटनीति महारानी एलिजाबेथ को बताई तो एलिजाबेथ भी उनकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इधर भारत में इसी बीच बादशाह अकबर की मौत हो गई थी और अकबर के बाद मुगल बादशाह के सिंहासन पर जहांगीर को बिठाया गया। साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों से बेखबर राज कर रहे थे और इधर कैप्टन हॉकिंस समुद्री रास्ते से अपने कुछ साथियों के साथ गुजरात में प्रवेश कर चुके थे और बस उनके आगमन के साथ ही भारत पर एक ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिसने भारत को एक ऐसा काला इतिहास दिया जिसे सृष्टि के अंत तक नहीं भुलाया जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की घोषणा कर दी और अपने इसी प्रस्ताव के साथ वो काफी बेशकीमती हीरे जवाहरात लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचे। बादशाह जहांगीर डच और पुर्तगाली के दबाव के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं, पर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। वो लगातार नए नए प्रॉफिटेबल के साथ उनसे प्रस्ताव के लिए मंजूरी लेने के लिए वहां पे आया करते थे और अंत तक कुछ समय बाद ही जहांगीर ने इन प्रस्तावों पर साइन कर कर अंग्रेजों को दे दी और इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिलने के बाद ही अंग्रेजों ने पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई में अपना कंपनी स्थापित करके वहां पे व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अंग्रेजों ने यहाँ लोगों को रोजगार दिया और उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिस वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी इन कंपनियों से जुड़ गए, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता चला गया और बढ़ते व्यापार की वजह से अंग्रेजों के मन में इतना ज्यादा लालच बढ़ गया कि उन्होंने दिल्ली के सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना डाली और इसी उद्देश्य से 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी और औरंगजेब से हुई इस जंग में अंग्रेज बुरी तरह से हार गए और उनको इस हार से ये बात पता चला कि वो ये युद्ध लड़कर नहीं जीत सकते हैं, लेकिन उन्हें भारत पर कब्जा भी करना था। इसलिए उन्होंने वो कूटनीति अपनाई, इसका फायदा भारत के धूर्त नेता आज भी उठाते हैं। वो कूटनीति थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो।
मुगलों से पराजय के बाद ब्रिटिशर्स ने उनसे माफी मांगी और ये वादा किया कि आज के बाद से वो कभी उन पे हमला नहीं करेंगे। और औरंगजेब ने भी उन पे कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और उन्हें अपना व्यापार उसी प्रकार से चलाने की आज्ञा दे दी। लेकिन मुगलों द्वारा अंग्रेजों को माफ करना ही मुगलों का समाप्त करने का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद कई लोग वहां की सल्तनत पाने के लिए वापस में ही लड़ने लगे। और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा आया जब कुछ कमजोर मुगल बादशाह वहां के सिंहासन पर बैठ गए और वहां के राज को व्यवस्थित ढंग से नहीं चला पाए। ये अनुभवहीन बादशाह रोज नए नए नियम बनाते और उन्हें खत्म कर देते और इनके इन्हीं बेवकूफियों की वजह से अंग्रेजों को उन पे चाल चलने का मौका मिल गया। दरअसल 1707 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसमें वो काफी कम रकम जमा करके वहां पे व्यापार कर सकते थे। और इसी दौरान पर्सिया के राजा ने मौका देखकर भारत पर आक्रमण कर दिया और मुगल बादशाह अपनी सत्ता के नशे में खोए हुए थे कि उन्होंने अचानक हुए हमले का पता ही नहीं चला और पर्सिया के आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली का जो सत्ता था वो शासकों के हाथ से छूटने वाला था। स्थिति को पूरी तरह बिगड़ते देखकर मुगल बादशाहों ने लगभग 2 करोड़ रुपए और कई बेशकीमती हीरे मोती देकर दिल्ली को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल पूरी तरह से कमजोर हो गया। अंग्रेजों की साजिश भी उन्हें कुछ समझ आने लगी थी, पर वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। मुगल सत्ता कमजोर हो गई थी और अंग्रेज उन पे कब्जा करने की नई रणनीति अपनाते रहते थे, जिसके पहले चरण में उन्होंने बंगाल के सिराजुद्दौला को तख्त से हटाने के लिए जंग छेड़ दी और साथ ही साथ अंग्रेजों ने वहां के हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालकर डिवाइड एंड रूल कूटनीति लागू कर दी, जिसे संभालने में नवाब सिराजुद्दौला नाकामयाब रहे। नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। समय बीतता गया और भारत पर अंग्रेजों की ताकत और बढ़ती जा रही थी। 1764 में अंग्रेजी फौज ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल नवाब शाह आलम तीनों को हरा दिया। इसके अलावा निजाम और मराठों के बीच फूट डालकर पहले तो उन्हें लड़वाया, फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर उन्हें पराजित कर दिया और उन पर भी अपना कब्जा जमा लिया। और अंग्रेजों ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए भारत के हर एक क्षेत्र को लगभग जीत लिया, जिसके बाद उन्हें उस पर व्यापार और अपने अनुसार वहां पे टैक्स लागू करके वहां से मोटी कमाई भी करी और भारत को अंदर तक लूट लिया। अंग्रेजों को भारत में पूरी तरह से राज करने के लिए कुछ भारतीयों को भी अपने साथ मिलाना था, इसलिए उन्होंने कुछ जमींदारों को अपने साथ मिला लिया जिनसे उन्हें आगे चलकर कुछ फायदा भी हो सकता था। यूँ तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड कंस्ट्रक्शन बनवाना, रेलवे वगैरह इत्यादि लाना, जिस वजह से भारत के कुछ धर्म सुधारक भी उनके साथ हो गए और उनके व्यापार में साथ देने लगे। यही वजह थी कि 1857 के क्रांति में कुछ समाज सुधारकों ने और जमींदारों ने उनसे विश्वासघात किया और 1857 की क्रांति बंद हो गई। भारत पर जीत के साथ ही उन्होंने मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को कब्जा कर लिया और उन्हें रंगून के जेल में भेज दिया और उनके बेटे और खानदान को मौत के नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो मित्रों, ये थी वो दुख भरी दास्तां जिसमें मुगलों की एक गलती ने अंग्रेजों को भारत में पांव पसारने का अवसर दे दिया। अपना राय कमेंट में जरूर दें। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।